नमस्ते दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे शरद जोशी जी द्वारा लिखित तुम कब जाओगे अतिथि। तो ये चैप्टर जो है ये एक व्यंग है। व्यंग का मतलब मजाक है, मजाक में लिखा गया है ये। और ये कोई ज़्यादा लॉजिक वाली या समझने वाली ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है इस चैप्टर में। ये बस इस लेखक के मन की व्यथा है जो उन्होंने लिखी है, तो उसी के ऊपर बेस्ड है ये चैप्टर। तुम कब जाओगे अतिथि। चैप्टर को शुरू करने से पहले हम अतिथि शब्द का अर्थ जानेंगे। अतिथि का अर्थ होता है गेस्ट। अतिथि मतलब जो बिना तिथि बताए, बिना तारीख, बिना समय बताए आ जाए, उन्हें अतिथि कहते हैं। गेस्ट थोड़ी कभी बता के आते हैं, अचानक ही आते हैं। इसीलिए तुम कब जाओगे अतिथि। आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर यह प्रश्न बार बार मन में घुमड़ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक के घर पर अतिथि आए हुए हैं, उनको आके 4 दिन हो गए हैं। ये हमें कैसे पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है आज तुम्हारे आगमन के चतुर्थ दिवस पर। चतुर्थ दिवस मतलब 4th डे, 4 दिन हो चुका है लेखक के घर पे अतिथि को आकर। तो गेस्ट के आने के 4th डे पर लेखक के मन में ये प्रश्न बार बार घुमड़ रहा है मतलब क्या, मन में घूम रहा है, बार बार मन में सवाल उठ रहे हैं कि अतिथि कब जाएंगे, तुम कब जाओगे अतिथि। तुम जहाँ बैठे निसंकोच सिगरेट का धुआं फेंक रहे हो, उसके ठीक सामने एक कैलेंडर है। देख रहे हो ना, इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि लेखक बैठे हैं, उनके अतिथि भी बैठे हैं, वो सिगरेट पी रहे हैं और लेखक उन अतिथि को देख के ऐसा मन मन में सोच रहे हैं कि जहाँ पे बैठ के आप सिगरेट पी रहे, सिगरेट का धुआं उड़ा रहे हैं, उसके ठीक सामने कैलेंडर भी लगा हुआ है, एक कैलेंडर भी टंगा हुआ है। क्या आपको वो कैलेंडर दिखाई दे रहा है। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं। धीरे धीरे तारीख बदल रहा है। इसकी तारीखें अपनी सीमा में नम्रता से फड़फड़ाती रहती हैं, मतलब धीरे धीरे तारीख बदलते जा रहा है। विगत 2 दिनों से मैं तुम्हें दिखाकर तारीखें बदल रहा हूँ। बोले कि मैं 2 दिन से आपको दिखा के तारीख बदल रहा हूँ कैलेंडर का। तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है कि यह चौथा दिन है तुम्हारे सतत आतिथ्य का, चौथा भारी दिन। तो वो मन मन में कह रहे हैं, अतिथि को देखकर अपने मन मन में वो ये फील कर रहे हैं। तो कह रहे हैं तुम जानते हो, अगर तुम्हें हिसाब लगाना आता है, मन मन में कह रहे हैं कि अगर आपको हिसाब लगाना आता है तो आपको पता होगा कि आपको यहाँ पर आके 4 दिन हो चुका है, आपके सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन। चौथा भारी दिन क्यों कहा गया है, क्योंकि लेखक के लिए उनके घर पे उनके गेस्ट का रहना थोड़ा भारी पड़ रहा है। इसीलिए तुम्हारे सतत आतिथ्य का चौथा भारी दिन, मतलब आपको यहाँ पे आके हमारे घर में अतिथि बन के जो आप आए, उसको 4 दिन हो चुका है। पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लेकिन आप जाएंगे ऐसा दूर दूर तक मुझे लग नहीं रहा है कि आप जाने वाले हैं। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तो लेखक मन मन में सोच रहे हैं कि इतना दूर चांद पे गए थे एस्ट्रोनॉट्स। चांद कितना दूर है धरती से, लाखों मील दूर है। तो इतना दूर वो लोग जाके भी, वो लोग भी थक के चांद पे इतना देर नहीं रुके थे जितना देर आप मेरे घर पे रुक चुके हो। एक पास के जगह से आके छोटा सा यात्रा करके आप मेरे घर पे आए हैं और आप इतना थक गए कि आप जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। जबकि एस्ट्रोनॉट्स भी चांद तक गए थे पर इतना समय नहीं रुके थे, वो आपसे कहीं ज़्यादा थके हुए थे। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरी ज़मीन पर अंकित कर चुके। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके। तो लेखक अभी क्या सोच रहे हैं, कह रहे कि तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके। हम देखिए, मैंने शुरू में कह दिया था कि ये चैप्टर व्यंग है, मजाक के तौर पे लिखा गया है। तो इसमें ऐसा वर्ड से भी यूज़ किया गया जो हम मजाक में बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं कई बार लोगों को
अरे यार आप आए, पधारे, हम आपके चरण हमारे घर पर पड़े, ऐसे हम मजाक में बोलते हैं लोगों को। तो वो लेखक यहाँ पर व्यंग कर रहे हैं। लेखक ये कह रहे हैं, तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके। वैसा ही बात है कि आप अपने भारी चरण कमल के छाप हमारे घर पे छोड़ चुके हैं, हमारे ज़मीन पे अंकित हो गया, चित्र बन चुका है। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया, एक अच्छा निजी संबंध, एक पर्सनल रिलेशनशिप भी अच्छा खासा आप मेरे से बना चुके हो। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान देख ली। तुमने मेरी आर्थिक सीमा मतलब फाइनेंशियल लिमिटेशन, कि मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ। आर्थिक सीमाओं की व्यंजनी चट्टान भी देख ली। व्यंजनी चट्टान मतलब कमज़ोर चट्टान, हिली डुली हुई। तो ये लाइन जो लिखा हुआ है, इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित हो रहा है कि लेखक की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और अतिथि के आने से उनकी फाइनेंशियल पोजीशन पे अफेक्ट पड़ रहा है। वो किसी न किसी तरह से परेशान है क्योंकि वो ज़्यादा खर्चा नहीं कर पा रहे हैं। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा आप मेरा करवा चुके हो और मेरा पेशेंस भी धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है। अब तुम लौट जाओ अतिथि, तुम्हारे जाने के लिए यह उच्च समय है, अर्थात हाई टाइम है। तो लेखक मन मन में कह रहे हैं, भाई बहुत कुछ हो गया, बहुत सब हो चुका है, आप सब कुछ कर चुके हो, अब आप चले जाइए। अब आपके जाने का उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। हाई टाइम तो आप लोगों को पता ही होगा। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती मतलब कि आपका घर आपको नहीं बुला रहा? उस दिन जब तुम आए थे, मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ काम गया। उसके बावजूद एक स्नेहभागी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तो लेखक अब सोच रहे हैं कि उस दिन जब आप आए थे, मैं आपको आते हुए देखा था, तब मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। अज्ञात आशंका मतलब अननोन प्रेडिक्शन, आपको पता ही नहीं, आप बस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, अंदर से फीलिंग आता है, उसको क्या बोलते हैं? अज्ञात आशंका। तो वो लेखक कहते हैं कि उस दिन जब आप आए थे तो आपको देख के मेरा हृदय, मेरा जो दिल है वो किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। मुझे फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ होगा। अब अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। बटुआ कांप गया, देखिए ये क्यों यूज़ हुआ है यहाँ पर, ये बार बार ये ऐसा वर्ड्स जो सब आ रहा है, व्यंजनी चट्टान, आर्थिक सीमाओं की, बटुआ कांप गया, ये सब दिखा रहा है कि लेखक की फाइनेंशियल पोजीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है और वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो रही है क्योंकि उनके घर पे गेस्ट आ गए हैं। उसके बावजूद एक स्नेहभागी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था और मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्ते की थी। तो कह रहे हैं, मुझे तुम जब आए कुछ ज़्यादा खुशी हुई नहीं थी, बल्कि कुछ खतरे जैसा फील हो रहा था। मेरा बटुआ भी कांप गया था और इतना सब होने के बावजूद भी मैं आपके साथ बहुत अच्छे से मिला। एक स्नेहभागी मुस्कुराहट, एक प्लीजेंट स्माइल मैं आपको दिया था, आपसे गले मिला था, मेरी पत्नी भी आपको सादर नमस्ते की थी। तुम्हारे सम्मान में ओ अतिथि, हमने रात के भोजन को एकाएक उच्च माध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। तो उनके सम्मान में लेखक ने क्या किया था? लेखक ने उनके रात के भोजन को एकाएक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया था। मतलब मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास, उच्च मध्यम वर्ग मतलब मिडिल क्लास का हायर लेवल। मिडिल क्लास लोग क्या, देखिए अपने लिए उन्होंने क्या कहा, रात का भोजन, और अतिथि के लिए रात के भोजन को उन्होंने क्या बना दिया, उच्च मध्यम वर्ग का डिनर। इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चलता है कि नॉर्मली वो जो खाना खाते थे वो खाना नहीं बना था, क्योंकि गेस्ट आए थे तो घर में कुछ स्पेशल अच्छा खाना बना था। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। तो लेखक कह रहे हैं कि खाने में आपके लिए इतना अच्छा चीज़ बना, 2 सब्जी बना, रायता भी बना, मीठा भी बनाया था। आप आए थे बोल के इतना सब कुछ बनाया गया, 2 सब्जी बनी। तो ये सारा उत्साह और लगन जो हम
दिखा रहे थे, आपका जो इतना अच्छा मेहमान नवाजी कर रहे थे, उसके पीछे एक आशा थी। क्या थी वो आशा? वो आशा थी कि दूसरे दिन आपको रेलगाड़ी ट्रेन में पकड़ के एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में ले तुम चले जाओगे। शानदार मेहमान नवाजी मतलब हॉस्पिटैलिटी। तो आप हमारे हॉस्पिटैलिटी से खुश होके आप ट्रेन पकड़ के दूसरे दिन चले जाएंगे। हम तुमसे रुकने के लिए आग्रह करेंगे मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। बोले सीन कुछ ऐसा होना चाहिए था कि हम बहुत अच्छे से आपको ट्रीट किए, आप खुश होकर दूसरे दिन ट्रेन पकड़ के अपने घर जाने के लिए निकलेंगे और हम आपको फॉर्मेलिटी के लिए रुकने के लिए कहेंगे और आप अच्छे मेहमान की तरह मानेंगे नहीं और अपने घर चले जाएंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। लेखक सोचे थे कि ऐसा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने कुछ होने नहीं दिया। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बने रहे। दूसरे दिन भी आप खुशी खुशी अपना आतिथ्य हमारा स्वीकार कर रहे हैं और हमारे घर में ही आप बने रहे, आप गए नहीं। हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे। हम भी दुखी थे पर आपको दुख दिखा नहीं सकते, दुख दिखाएंगे बुरा लगेगा ना, अतिथि है। तो हमने अपनी पीड़ा पी ली और प्रसन्न बने रहे, हम भी खुश होने का ढोंग करते रहे। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। तो बोले स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे, रात को क्या कुछ ज़्यादा ही थोड़ा अच्छा मेहमान नवाजी कर दी, क्योंकि सोचे दूसरे दिन चले जाएंगे। तो फिर वहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, फिर नीचे उतर के क्या किए, वहाँ दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। दोपहर के भोजन को भी लंच की गरिमा प्रदान की और रात्रि को तुम्हें सिनेमा दिखाया। बोले दोपहर को हम तो भाई अपने लिए हम भोजन बोलते हैं, लेकिन आपके लिए लंच जैसा माहौल बनाए कि आपको लगेगा कि आप अच्छा अच्छा खा रहे हैं, कहीं बाहर आए, और रात को आपको सिनेमा भी दिखाए। हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। इसके तुरंत बाद भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तो बोले इतना सब कुछ किया आपके लिए, मतलब हम इतना ज़्यादा आपके लिए कर चुके थे जो आज तक किसी के लिए किए नहीं। तो हमारे सत्कार का यह आखिरी छोर है जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़े। आज तक किसी के लिए उन्होंने इतना ज़्यादा अरेंजमेंट, इतना आदर सत्कार किसी को उन लोगों ने किया नहीं था। तो वो बोल रहे इतना सब होने के बाद क्या होना चाहिए था? एक भावभीनी विदाई का भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था। मतलब एक इमोशनली आप थोड़ा इमोशनल होके आप यहाँ से चले जाते, हम आपको जब तुम विदा होते हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने आते, हम आपको स्टेशन छोड़ने आते, पर ये भी नहीं हुआ। तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। तो जब तीसरा दिन हुआ तो आप सुबह सुबह मुझे क्या बोले, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। ये जो एपोस्ट्रोफी में लिखा हुआ है, ये मेहमान का जो अतिथि हैं वो कहते हैं, ये उनका डायलॉग है। उन्होंने क्या कहा लेखक से, मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। यह आघात अप्रत्याशित था और इसकी चोट मार्मिक थी। तो कह रहे यह आघात अप्रत्याशित था, अनएक्सपेक्टेड था, और इसकी चोट मार्मिक थी, बहुत गहरा चोट था, बहुत दर्द हुआ। तुम्हारे सामीप्य की वेला एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी, इसका मुझे अनुमान न था। तो बोले आप इतना दिन यहाँ रहेंगे, मुझे इसका कोई अनुमान नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं सोचा भी नहीं था कि आप इतना दिन रहेंगे। तुम्हारे सामीप्य की वेला, आपके मेरे घर में समा जाने का ये जो वेला मतलब टाइम है, ये एकाएक यूँ रबर की तरह खींच जाएगी, इतनी लंबी हो जाएगी, इतनी लंबी यात्रा आप मेरे घर में करेंगे, मुझे पता नहीं था। पहली बार मुझे लगा कि अतिथि सदैव देवता नहीं होता, वह मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी हो सकता है। तो देखिए अब क्या गया, अब लेखक का फ्रस्ट्रेशन आ गया बाहर। उनको क्या लगा, पहली बार उनको ऐसा लगा कि अतिथि हमेशा देवता नहीं होता, वो मानव और थोड़े अंशों में राक्षस भी होता है। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा वीक है और अतिथि के आने के वजह से उनका कुछ एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है जो वो उठा नहीं पा रहे, इसलिए उनको वो अतिथि अब राक्षस लगने लगा था।
किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। ये जो एपोस्ट्रोफी के अंदर लिखा रहता है ना, ये सब डायलॉग होता है, ये जैसे का तैसा वैसा ही बोला जाता है। तो ये डायलॉग है किसका? लेखक का। लेखक कहते हैं किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। मैंने कहा, मन ही मन एक विश्वास पल रहा था कि तुम्हें जल्दी जाना है। तो जब लेखक के अतिथि ने उनसे कहा, धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ, तो उसके जवाब में लेखक ने क्या कहा? किसी लॉन्ड्री पर दे देते हैं, जल्दी धुल जाएंगे। तो उन्होंने जब ऐसा कहा तो फिर उनके मन में एक विश्वास आया कि हाँ, शायद आपको अब जल्दी जाना है, इसलिए कपड़े वपड़े साफ़ करवा रहे हो। कहाँ है लॉन्ड्री? फिर देखिए एपोस्ट्रोफी में आया, ये कौन पूछ रहा है? कहाँ है लॉन्ड्री? ये पूछते हैं गेस्ट, जो अतिथि आए हैं। चलो चलते हैं, मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ है लॉन्ड्री जब गेस्ट ने पूछा तो लेखक ने कहा चलो चलते हैं। मैंने कहा और अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगा। चलो चलते हैं कह के लेखक अपनी सहज बनियान पर औपचारिक कुर्ता डालने लगे। सहज बनियान मतलब घर में जो पहनते हैं बनियान, वो नॉर्मली बनियान में थे। औपचारिक कुर्ता मतलब, औपचारिक मतलब फॉर्मल कुर्ता। बाहर जाएंगे तो कपड़े तो ढंग के पहन के जाएंगे ना, तो औपचारिक कुर्ता डालने लगा। कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। फिर देखिए एपोस्ट्रोफी में आया डायलॉग है, कहाँ जा रहे हैं? पत्नी ने पूछा। इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं, मैंने कहा। तो जब लेखक की पत्नी ने पूछा कहाँ जा रहे हैं, उसके जवाब में लेखक ने कहा इनके कपड़े लॉन्ड्री पर देने हैं। मेरी पत्नी की आंखें एकाएक बड़ी बड़ी हो गई। पत्नी भी, लेखक सह रहे हैं, लेखक की पत्नी भी सह रही है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, उनका आर्थिक स्थिति हिला हुआ है, तो उनकी आंखें एकाएक बड़ी हो गई, गुस्से में बड़ी हो गई। आज से कुछ बरस पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छाटा होने लगता है। छोटा होगा शायद, फिर भी। तो आज से कुछ वर्ष पूर्व उनकी ऐसी आंखें देख मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर बिस्तर खोल दिया था। मतलब यहाँ लेखक कह रहे हैं कि जब कुछ साल पहले यही आंखें इनकी देखी थी, इतनी सुंदर आंखें थी, मैं इनमें डूब गया था, मुझे इनसे प्रेम हो गया था और मैंने अपने अकेलेपन की यात्रा समाप्त कर अपना बिस्तर खोल दिया था। मैंने अपनी ज़िंदगी में इनको जगह दी थी, पर अब जब वे ही आंखें बड़ी होती हैं तो मन छोटा होने लगता है। तो अब जब यही आंखें बड़ी होने लगती है, अब डर लगता है इन आँखों से। पहले प्यार हो गया था, अब इन आँखों को देख के डर लगता है, मन छोटा होने लगता है। वे इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी कि अतिथि अधिक दिन ठहरेंगे। तो पत्नी की आंखें क्यों बड़ी हुई थी? पत्नी की आंखें इस आशंका और भय से बड़ी हुई थी, इस डर से, इस घबराहट से बड़ी हुई थी कि शायद अतिथि अब कुछ दिन और ठहरेंगे। और आशंका निर्मूल नहीं थी, अतिथि तुम जा नहीं रहे। उन वाइफ की जो आशंका थी क्या थी? निर्मूल नहीं थी। निर्मूल मतलब वैल्यूलेस नहीं थी, बेसलेस नहीं थी। रीज़न था उसका, क्योंकि अतिथि तुम जा नहीं रहे, आप तो जा ही नहीं रहे हैं। लॉन्ड्री पर दिए कपड़े धुलकर आ गए और तुम यहीं हो। अब तो लॉन्ड्री पर दिए कपड़े भी वापस आ गए, लेकिन आप गए नहीं। तुम्हारे भरकम शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। तुम्हारे भरकम शरीर, तो अतिथि जो है जिस बिस्तर पे सोते थे, तो जब हम सोते हैं अपने बेड पे, जब उठते हैं क्या चादर पे, ज़्यादा दिन होने से क्या चादर पे लाइंस पड़ जाती है, तो वही सिलवटे मतलब लाइंस पड़ जाना। तो बोले तुम्हारे भरकम शरीर से, तुम्हारे भारी भारी शरीर से सलवटे पड़ी चादर बदली जा चुकी और तुम यहीं हो। बोले बेडशीट भी चेंज हो गया गंदा होके, लेकिन आप अभी तक यहीं हैं। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई है। बोले तुमको देख के जो खुशी हम लोगों को पहले फील हो रहा था, वो भी ख़त्म होते जा रहा है। खुशी भाई दुख में बदलते जा रहा है। तुम्हें देखकर फूट पड़ने वाली मुस्कुराहट धीरे धीरे फीकी पड़कर अब लुप्त हो गई। लुप्त मतलब खो गई है, अब नहीं आ रही है, मुस्कुराने का मन भी नहीं हो रहा है। ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे, अब दिखाई नहीं पड़ते। बोलते जो आप आए, हम बैठ के हंसते खेलते बात करते थे, जो एक खुशी से ठहाके हम लेते थे, हम बात करते थे। जब कोई घर में आता है क्या होता है, घर का माहौल थोड़ा चेंज हो जाता है ना,
ऐसे क्या नॉर्मली सब सुनसान रहता है, कोई गेस्ट आता है तो बातें करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, खेलते हैं, तो घर में थोड़ा क्या रौनक सी आ जाती है। तो वही कह रहे हैं, ठहाकों के रंगीन गुब्बारे जो कल तक इस कमरे के आकाश में उड़ते थे अब दिखाई नहीं पड़ते। अब तो वैसा भी कोई माहौल नहीं रहा, अब तो रौनक जैसा भी नहीं लग रहा। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब ये लाइन से क्या मतलब, ये लाइन का मतलब है कि हर टॉपिक पे चर्चा हो चुकी है, हर टॉपिक पे वो लोग बात कर चुके हैं। बातचीत की उछलती हुई गेंद चर्चा के क्षेत्र के सभी कोनों से टप्पे खाकर फिर सेंटर में आकर चुप पड़ी है। मतलब इतना बात हम कर लिए कि अब कोई टॉपिक ही नहीं बचा बात करने के लिए। अब इसे ना तुम हिला रहे हो, ना मैं, ना वो बोल रहे हैं, ना ये बोल रहे हैं, क्योंकि कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने के लिए। कल से मैं उपन्यास पढ़ रहा हूँ और तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। बोलते मैं कल से उपन्यास पढ़ रहा हूँ, तुम फिल्मी पत्रिका के पन्ने पलट रहे हो। मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, यही सब वो लोग पढ़ रहे हैं। शब्दों का लेन देन मिट गया और चर्चा के विषय चुक गए। शब्दों का लेन देन, जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, कितने देर बात करेंगे, जितना बात करना चाहिए उतना कर लेते हैं, बट एक पॉइंट के बाद क्या टॉपिक ख़त्म हो जाता है, वो भी चुप हो जाता है, आप भी चुप हो जाते हैं। ऐसा सबके साथ होता है, मे भी हुआ होगा। तो लेखक और अतिथि के बीच भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन अब बन चुका था। शब्दों के लेन देन मिट गए और चर्चा के विषय चूक गए। परिवार, बच्चे, नौकरी, फिल्म, राजनीति, रिश्तेदारी, तबादले, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। तो वो बता रहे हैं कि किस किस टॉपिक पे उन्होंने बात कर लिया है। परिवार के बारे में बात कर चुके हैं, बच्चों के बारे में बात कर चुके हैं, नौकरी के बारे में बात कर चुके हैं, फिल्म, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स, रिश्तेदारी, तबादले मतलब ट्रांसफ़र, पुराने दोस्त, परिवार नियोजन, महंगाई, साहित्य मतलब लिटरेचर, और यहाँ तक कि आंख मार मार कर हमने पुरानी प्रेमिकाओं का भी जिक्र कर लिया और अब एक चुप्पी है। इतने सारे टॉपिक्स पे हम बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि हम अपने कॉलेज टाइम्स के बारे में भी बात कर चुके हैं। तो अब एक चुप्पी, अब टॉपिक ख़त्म हो चुका है। सौहार्द अब सनय सनय बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। सौहार्द, जो खुशी था, जो रौनक था, जो एक्साइटमेंट था, अब सनय है, सनय मतलब धीरे धीरे, बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। रूपांतरित मतलब रूप में अंतर आ रहा है, मतलब चेंज हो रहा है। बोरियत में रूपांतरित हो रहा है। खुशी था जो ख़त्म होके अब बोरियत बन रहा है। वो भावनाएं गालियों का स्वरूप ग्रहण कर रही है, पर तुम जा नहीं रहे हो। बोले मुझे इतना अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है कि अब अंदर अंदर मैं आपको गाली दे रहा हूँ, गाली देने का मन हो रहा है आपको, लेकिन आप जा नहीं रहे हैं। किस अदृश्य गोंद से तुम्हारा व्यक्तित्व यहाँ चिपक गया है, मैं इस भेद को सपरिवार नहीं समझ पा रहा हूँ। बोले कौन सा अदृश्य इनविजिबल गम है जो आपको यहाँ चिपका दिया है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कौन सा गम से आप चिपक गए हैं, कौन से ग्लू से आप यहाँ चिपक गए हैं जो आप जा ही नहीं रहे। ये राज क्या है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतने दिनों से आप क्यों हैं। भेद मतलब राज, सपरिवार मतलब परिवार के साथ। ना मैं समझ पा रहा हूँ, ना मेरे परिवार वाले समझ पा रहे हैं। बार बार यह प्रश्न उठ रहा है, तुम कब जाओगे अतिथि। तो वो कह रहे हैं मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा है कि तुम कब जाओगे अतिथि। कल पत्नी ने धीरे से पूछा था, कब तक टिकेंगे ये। उनकी पत्नी भी, वो बोल रहे हैं कि कल पत्नी ने भी पूछा था कब तक टिकेंगे ये, कब तक रहेंगे यहाँ पर। मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। कंधे उचका दिया मतलब जब हमें कोई चीज़ पता नहीं होता हम कैसा एक्सप्रेशन देते हैं, कंधे ऊपर कर देते हैं, तो वही मैंने कंधे उचका दिए, क्या कह सकता हूँ। और उन्होंने कहा क्या कह सकता हूँ, मैं तो आज खिचड़ी बना रही हूँ, हल्की रहेगी। तो पत्नी कहती है मैं आज खिचड़ी बना रही हूँ, बहुत हो गया लंच डिनर, 2 सब्जी, रायता, मिठाई, और कुछ नहीं होगा, खिचड़ी बना रही हूँ मैं, हल्की रहेगी। तो लेखक कहते हैं हाँ बनाओ। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। तो जो एक हॉस्पिटलिटी था तो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। सत्कार की ऊष्मा समाप्त हो रही थी, डिनर से चले थे खिचड़ी पर आ गए। आपको डिनर लंच सब करवाए, लेकिन अब खिचड़ी खाएंगे। अब भी अगर तुम अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान करते तो हमें उपवास तक जाना होगा। तो बोले बिस्तर को गोलाकार मतलब बिस्तर जो बिछाते हैं
गोलाकार मतलब अपना बोरिया बिस्तरा समेटो और जाओ। तो उपवास तक जाना पड़ेगा। न डिनर लंच से खिचड़ी पे आ गए, अभी भी अगर आप नहीं जाओगे तो उपवास करवाएंगे फिर। तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। संक्रमण मतलब क्या? टॉक्सिक हो रहा है, जहरीला हो रहा है। संक्रमण जैसे अभी है ना कोरोना संक्रमण है, उसी तरह तुम्हारे मेरे संबंध एक संक्रमण के दौर से गुजर रहे हैं। तुम्हारे जाने का यह चरम क्षण है, पूरा हाई टाइम है, आप चले जाइए। तुम जाओ ना अतिथि, परेशान होके बोल रहे मन मन में, अरे भाई जाओ ना, तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है ना, मैं जानता हूँ। दूसरों को यहाँ अच्छा लगता है, दूसरों के यहाँ अच्छा लगता है। अगर बस चलता तो सभी लोग दूसरों के यहाँ रहते, पर ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। बोलते दूसरों के यहाँ रहना सबको अच्छा लगता है, कुछ काम वाम करना नहीं पड़ता, मेहमान नवाजी होती है, बैठे बैठे खाना मिल जाता है। तो दूसरों के घर रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के यहाँ रहा नहीं जाता। कि इसीलिए अपने घर की महत्ता के गीत इसी कारण गाए गए हैं। होम को इसी कारण स्वीट होम कहा गया है कि लोग दूसरे के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़े। अपना घर स्वीट बनाओगे तभी तो घर में रहने का मन होगा, अगर अपना होम ही स्वीट नहीं होगा तो दूसरों के घर ही भागोगे। तो इसलिए लेखक बोल रहे कि अपने होम को स्वीट होम इसीलिए कहा गया है कि लोग दूसरों के होम की स्वीटनेस को काटने ना दौड़ें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय कि सराफत भी कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। लेखक का पूरा पेशेंस अपना खो चुके हैं और वो पूरा मन मन में प्रिपेयर हो रहे हैं कि बस अब बहुत हो गया, अभी समझ लो शराफत भी कोई चीज़ होती है, मैं बहुत शराफत दिखा चुका हूँ। इनोसेंस कोई चीज़ होती है और गेट आउट भी एक वाक्य होता है जो बोला जा सकता है। अब अगर आप नहीं गए तो मैं आपको मुँह खोल के बोल दूँगा निकल जाओ यहाँ से। अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के बाद 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। तो बोल रहे हैं अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद, तो जो अतिथि हैं वो खराटे भी लेते हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि अपने खराटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल जो किरण तुम्हारे बिस्तर पर आएगी वह तुम्हारे यहाँ आगमन के 5वें सूर्य की परिचित किरण होगी। कल जो सूरज निकलेगा यहाँ हमारे घर में, तो वो क्या होगा, 5वां दिन होगा आपके यहाँ आने का। आशा है वह तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले लोगे। आशा है कि जब सूरज निकलेगा तो सूरज का किरण आप पे पड़ेगा और आपको याद आएगा कि हाँ आज 5 दिन हो चुका है और आप यहाँ से जाने का निर्णय लोगे। मेरी सहनशीलता की वह अंतिम सुबह होगी। बोले कि ये कल मेरे पेशेंस का आखिरी दिन होने वाला है, उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर सकूँगा और लड़खड़ा जाऊँगा। तो इसके बाद मैं और आपको नहीं संभाल सकता, मेरे पास और पैसा नहीं है, मेरा फाइनेंशियल पोजीशन पूरी तरह से आपकी वजह से बिगड़ चुका है, मैं लड़खड़ा जाऊंगा। मेरे अतिथि, मैं जानता हूँ कि अतिथि देवता होता है, पर आखिर मैं भी मनुष्य हूँ, मैं कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं। एक देवता और एक मनुष्य अधिक देर साथ नहीं रहते। तो बोल रहे हैं कि मैं जानता हूँ अतिथि देवता होता है, अतिथि भगवान होता है, पर मैं भी मनुष्य हूँ ना, मैं थोड़ी देवता हूँ। मैं तुम्हारी तरह कोई देवता नहीं हूँ, मैं भी एक मनुष्य हूँ। और अतिथि और देवता ज़्यादा देर साथ नहीं रहते। देवता दर्शन देकर लौट जाता है, भगवान क्या करते हैं, आते हैं दर्शन देते हैं चले जाते हैं। तुम भी जाओ, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। तो लेखक कह रहे हैं कि तुम भी लौट जाओ, तुम देवता हो तो देवता की तरह व्यवहार करो तो आपका देवत्व सुरक्षित रहेगा, इज्जत बचा हुआ रहेगा। यह मनुष्य अपनी वाली पे उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ। बोले मैं अपनी क्या बोलते हैं ना, मैं अपने औकात पे हूँ, उससे पहले निकल जा। तो वही यहाँ पर लेखक कह रहे ये मनुष्य अपनी वाली पे उतरे उसके पूर्व तुम लौट जाओ, क्योंकि मेरा पेशेंस ख़त्म हो चुका है, मैं क्या करूँगा, तुम सह नहीं पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि। तो लेखक के मन मन में सोच रहे थे, बेचारे लेखक बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं अपने अतिथि से। तो ये था चैप्टर तुम कब जाओगे अतिथि।
उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया होगा। धन्यवाद।